औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है सॉलिड स्टेट फिज़िक्स 1 सीरीज़ का। तो टुडे जो है वो हमने इवॉल्व्स कंस्ट्रक्शन जो है इसको स्टडी करना है कि ये कंस्ट्रक्शन जो है ये किस तरह बनती है। तो रेसिप्रोकल लैटिस जो है उसको हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है जी। रेसिप्रोकल लैटिस जो है वो हम स्टडी कर रहे हैं और इसी के अंदर का हमने लॉ इक्वेशंस जो हैं उनको स्टडी किया था, ब्रैग्स लॉ को स्टडी किया है, ठीक है। और इसके अलावा हमने रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर के लिए डाइफ्रैक्शन कंडीशन जो है वो स्टडी की है। तो आज हमने इवॉल्व्स कंस्ट्रक्शन जो है ये स्टडी करनी है। तो ये एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होती है ऑफ द डाइफ्रैक्शन कंडीशन इन द रेसिप्रोकल लैटिस। तो जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं आप रेसिप्रोकल लैटिस के अंदर, ठीक है, डाइफ्रैक्शन कंडीशन को लेते हुए, उसको हम क्या कहते हैं, इवॉल्व्स कंस्ट्रक्शन। यानी कि इवॉल्व्स कंस्ट्रक्शन एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, तो ये एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द डाइफ्रैक्शन कंडीशन ऑफ द डाइफ्रैक्शन कंडीशन की, ठीक है जी। ये एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है डाइफ्रैक्शन कंडीशन की इन द रेसिप्रोकल लैटिस, इन द रेसिप्रोकल लैटिस is known as evolved कंस्ट्रक्शन। यानी कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो रेसिप्रोकल लैटिस में है उसको इवॉल्व्स कंस्ट्रक्शन का नाम देते हैं। इट हेल्प्स अस इन डिडक्टिंग द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इससे हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर को डिडक्ट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम द ऑब्जर्व डाइफ्रैक्शन पैटर्न। वो ऑब्जर्व डाइफ्रैक्शन पैटर्न किस में आता है, वो बेसिकली रेसिप्रोकल लैटिस के अंदर ही आ रहा होता है। तो इट हेल्प्स us in deducting the crystal structure तो ये आप जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसको फाइंड करने के, डिडक्ट करने के लिए फ्रॉम द अबव डाइफ्रैक्शन पैटर्न, फ्रॉम द observed diffraction pattern, यानी कि जो आप डाइफ्रैक्शन पैटर्न जो है वो ऑब्जर्व करते हैं रेसिप्रोकल लैटिस के अंदर। क्योंकि रेसिप्रोकल लैटिस की ज़रूरत ही आपको डाइफ्रैक्शन पैटर्न की पीक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, आपको डायरेक्ट लैटिस के लिए रेसिप्रोकल लैटिस जो होता है उसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है जी। अब इसकी देखते हैं हम एक्सप्लेनेशन। अब हमें यहाँ तक तो पता चल गया कि ये बेसिकली क्या है कि ये एक ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करने के लिए, जिसको हम इवॉल्व्स कंस्ट्रक्शन का नाम जो है वो देते हैं। तो सबसे पहले इस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक फिगर जो है वो बनानी पड़ेगी। आप देखें कि ये मेरे पास एक लैटिस के अंदर एक सर्कल है और ये एक ओरिजिन है, यहाँ से ये एक वेक्टर जा रहा है, ये के प्राइम वेक्टर है, इधर से एक वेक्टर इस तरफ जा रहा है, ये के वेक्टर है।
और इन दोनों को यहाँ पर आपस में मिला दें तो ये एक आर्क जो है वो बन जाएगी। और इधर से ये एंगल जो बनेगा ये 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर होगा। और यहाँ से एक लाइन अगर आप यूं खींच दें तो ये एंगल थीटा और ये पूरा एंगल जो है वो 2 थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो जो हमारे पास ये वेक्टर है, ठीक है, ये वाला वेक्टर, ये आपके पास जी वेक्टर है और इसका यहाँ पर कट हो रहा है, यहाँ पर ये g/2 के बराबर है। और ये किसी, और इसको कह दीजिए कि पॉइंट P है, तो ये किसी लेटस के अंदर हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है ज्योमेट्रिकल। के आपको पता है इंसिडेंट वेक्टर होता है और के प्राइम जो होता है वो स्कैटरिंग वेक्टर होता है आपके पास। तो ये आपके पास ये सारा क्या है, ये जो ये कोई रेसिप्रोकल लेटस का पार्ट है, रेसिप्रोकल लेटस पार्ट, ठीक है जी। और ये यहाँ पर कोई ओरिजिन है, तो लेट ओ बी द स्कैटर एंड के इज एन इंसिडेंट वेव वेक्टर। तो लेट के प्राइम बी द स्कैटर, ये स्कैटरिंग का वेक्टर है, एंड के और कोई जो है इज द इंसिडेंट वेक्टर, इज द इंसिडेंट वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन ओ। ये इंसिडेंट वेक्टर है किसी ओरिजिन ओ से टू ए रेसिप्रोकल लेटस पॉइंट, टू ए रेसिप्रोकल लेटस पॉइंट P। ये जो देखा ना इधर O से लेकर या P तक, ये कि वेक्टर है जो रेसिप्रोकल पॉइंट P तक है, K और K प्राइम। ये हमारे पास वेक्टर्स हैं इंसिडेंट और स्कैटर बीम के। नो कंस्ट्रक्ट ए सर्कल। अब हमने ये एक सर्कल जो है वो कंस्ट्रक्ट किया है। नो कंस्ट्रक्ट ए सर्कल। एक सर्कल आप कंस्ट्रक्ट करें, यानी कि स्फीयर इन 3D, 3 डायमेंशन के अंदर एक स्फीयर हो ऑफ रेडियस k इज इक्वल टू 2 पाई ओवर लैम्डा, जिसका रेडियस जो है वो k इज इक्वल टू 2 पाई लैम्डा हो, विद सेंटर एट O, विद सेंटर एट O, जिसका सेंटर जो है वो O के ऊपर हो, एज शोन इन द फिगर अबव, एज शोन इन द फिगर अबव। जैसा कि आप देख सकते हैं इस फिगर में आपको शो किया गया। ठीक है जी। तो लेट के प्राइम बी द वेक्टर ऑफ द रिफ्लेक्टेड एक्स रे। लेट के प्राइम बी द वेक्टर ऑफ रिफ्लेक्टेड एक्स रे, यानी कि वो एक्स रे जो क्रिस्टल से रिफ्लेक्ट हो रही है, ये उसका वेव वेक्टर है। देन द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ के प्राइम, देन द
डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, तो फिर जो हमारे पास जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है यहाँ पर किसकी, इस वेक्टर के प्राइम की, ठीक है जी, उसको हम लिख सकते हैं के प्राइम शुड बी, इसको आप राइट कर सकते हैं सच दैट, इस तरह के द चेंज इन वेवलेंथ, कि जो चेंज आ रही है आपके पास वेवलेंथ के अंदर इक्वल्स टू द रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर जी प्राइम, ठीक है। यानी कि जो चेंज आ रही है इसमें, अब चेंज क्या आ रही है, के प्राइम, दैट इज के प्राइम माइनस के, दैट इज इक्वल टू डेल्टा के इज इक्वल टू जी, ये इसके बराबर है। इफ द सर्कल, अब जो 3D के अंदर आपका सर्कल है, डज नॉट पास थ्रू एनी अदर रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट, अगर ये सर्कल जो है आपका किसी और रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट से नहीं गुजरता, तो जो डायफ्रैक्शन है के प्राइम की विल नॉट बी ऑब्जर्व, तो फिर ये डायफ्रैक्शन के प्राइम की ऑब्जर्व नहीं होगी। हाँ, इसका यानी कि इसका मतलब ये है कि इसका और लेटेस्ट पॉइंट्स, रेसिप्रोकल लेटेस्ट पॉइंट से गुजरना ज़रूरी है। अगर ये नहीं गुजरेगा तो आपको डायफ्रैक्शन जो है वो ऑब्जर्व नहीं होगी। अब जो सर्कल है, इफ द सर्कल, वो जो पीछे हमने फिगर बनाई है, इफ द सर्कल यानी कि स्फीयर इन 3D, जो कि स्फीयर आपके पास 3D में डज नॉट पास थ्रू एनी रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट, डज नॉट पास थ्रू एनी रेसिप्रोकल लेटेस्ट पॉइंट, अगर वो किसी भी रेसिप्रोकल लेटेस्ट पॉइंट से नहीं गुजरता तो डायफ्रैक्शन के प्राइम, तो फिर जो डायफ्रैक्शन है के प्राइम विल नॉट बी ऑब्जर्व्ड, तो फिर जो डायफ्रैक्शन के प्राइम है वो ऑब्जर्व नहीं होगी। तो हमें इस बात का पता है कि सिंस वी नो दैट कि जो आपके पास के है दैट इज इक्वल टू के और ये 2 पाई ओवर लैम्डा के बराबर है, ठीक है जी, ये के प्राइम ये 2 पाई ओवर लैम्डा के बराबर है। इफ द सर्कल पासेस थ्रू एनी अदर रेसिप्रोकल लेटेस्ट पॉइंट, तो अब जो सर्कल जो है वो किसी और रेसिप्रोकल लेटेस्ट पॉइंट पी प्राइम से गुजरता है। अब जैसे वो हमने फिगर बनाई थी, देखो ना, ये फिगर थी, तो ये वेक्टर था आपके पास, इसको यूं मिला दिया था, ये के प्राइम था, ये के था, ये पॉइंट पी था, और इधर अगर कोई पॉइंट, ये पॉइंट पी है और जिसके साथ आपने इसको मिलाया ये पॉइंट पी प्राइम है, ठीक है। तो अब ये अगर आपका जो सर्कल है पास करता है किसी और पॉइंट, रेसिप्रोकल पॉइंट पी प्राइम से, तो इफ द सर्कल passes through any other
रेसिप्रोकल लेटेस्ट पॉइंट पी प्राइम किसी और रेटे पर पी प्राइम से गुजरता है, तो देन ये पी प्राइम जो है ये आपको पता है किसके बराबर है, ये जी के ही बराबर है। देन पी प्राइम इज इक्वल टू जी एंड के प्राइम इज इक्वल टू के बराबर है। तो अब डेल्टा के आपको पता है कि जी के बराबर है, ठीक है जी। तो अब आपके पास के प्राइम डॉट के जो है दैट इज आल्सो इक्वल टू जी। तो के प्राइम जो है ये के प्लस जी के बराबर है। तो के प्राइम डॉट के प्राइम इज इक्वल टू के प्लस जी डॉट के प्लस जी, ये इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको ओपन करें तो ये हो जाएगा के प्राइम का मॉड स्क्वायर, के प्राइम का स्क्वायर प्लस जी का मॉड स्क्वायर प्लस 2k डॉट जी, ये आ जाएगा। तो अब आपके पास सिंस के प्राइम जो है वो के के बराबर है, तो ये वैल्यू इधर पुट कर दें तो ये हो जाएगा 0 दैट इज इक्वल टू जी का स्क्वायर प्लस 2k डॉट जी, ये आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि जी का मॉड स्क्वायर प्लस 2k डॉट जी इज इक्वल टू 0, विच इज द सेकंड डायफ्रैक्शन कंडीशन। ये हमारे पास हमने कल निकाली थी, विच इज द सेकंड डायफ्रैक्शन कंडीशन। तो ये कल हम निकाल चुके हैं, ये सेकंड डायफ्रैक्शन कंडीशन जो है। तो नाउ अब आप देखें कि अगर हमारे पास वही फिगर हम देखें तो उसके अंदर जी का मॉड स्क्वायर प्लस 2k जी, ठीक है जी। और इसमें जो एंगल है आपके पास कॉज का, जो यहाँ से मैंने पिछली फिगर के अंदर बनाया था, वो कॉज जो है वो 90 डिग्री प्लस थीटा के बराबर है, ठीक है। यानी कि पहले आप कह लें कि ये कॉज ऑफ अल्फा और अल्फा इसके अंदर, ये कॉज ऑफ अल्फा है, ठीक है जी। और ये बराबर है आपके पास 0 के, और अल्फा जो है वो 90 डिग्री प्लस थीटा के बराबर है। ठीक है जी। तो अल्फ़ा जो है वो 90 डिग्री प्लस थीटा के बराबर आपके पास आ जाएगा, यानी कि के और जी, यानी कि के और जी इसके दरमियान में जो एंगल है ये वाला, इनके दरमियान में ये आपके पास 90 डिग्री प्लस थीटा के बराबर आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये अगर 90 डिग्री प्लस थीटा के बराबर आ जाएगा तो इसको फिर हम राइट डाउन कर सकते हैं, यही वाली इक्वेशन जो है कि जी का मॉड स्क्वायर प्लस 2 मॉड जी मॉड कॉज ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा दैट इज इक्वल टू 0। और इसको अगर सॉल्व करें, इसको ओपन कर दें ट्रिग्नोमेट्री से, तो प्लस 2k जी, अब इसको करेंगे तो ये साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0 के बराबर आ जाएगा।
यहाँ से जो ये जी स्केयर हो जाएगा -2kg साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0, और इसको आप लिख सकते हैं कि g इज इक्वल टू 2k साइन ऑफ थीटा। तो g जो है वो बराबर होता है 2 पाई ओवर d के, और k बराबर होता है 2 पाई ओवर लैम्डा के। g होता है 2 पाई ओवर d और 2 पाई ओवर लैम्डा साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा n लैम्डा 2d साइन ऑफ थीटा, which is the Bragg's law, which is the Bragg's law, जो कि हमारे पास Bragg's law जो है वो निकल आया, यानी कि कंडीशन ऑफ डायफ्रैक्शन ही हमारे पास निकल आई। तो आपने जब इवॉल्व कंस्ट्रक्शन बनाई है, यानी कि ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन भी बनाई है, तो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन भी बाद में किस फॉर्म में निकल आई? ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन भी आपकी वो रेसिप्रोकल लैटिस की फॉर्म के अंदर ही निकल आई है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये इवॉल्व्स कंस्ट्रक्शन थी। ठीक है जी, अब आगे हम आगे हैं ब्रिलियन जोन के ऊपर, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ब्रिलियन जोन का कंसेप्ट जो है ये भी रेसिप्रोकल लेटस के अंदर ही आता है। तो ब्रिलियन जोन, तो ब्रिलियन जोन जो है इज द एरिया या वॉल्यूम है इन 3D इन रेसिप्रोकल लैटिस स्पेस, किसी रेसिप्रोकल लैटिस स्पेस के अंदर दैट कंटेन्स ऑल द वेव वेक्टर्स दैट सेटिस्फाई बैक कंडीशन। तो ब्रिलियन जोन एक ऐसा एरिया या वॉल्यूम है 3D के अंदर किसी रेसिप्रोकल लेटस के अंदर कि जिसके अंदर जितने वेव वेक्टर्स होते हैं वो ब्रैग कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, यानी कि वो डायफ्रैक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो एट द एंड हमें यही बात समझ आ रही है कि रेसिप्रोकल लैटिस की ज़रूरत आपको डायफ्रैक्शन को स्टडी करने के लिए पड़ती है। तो अब उस डायफ्रैक्शन को स्टडी करने के लिए रेसिप्रोकल लैटिस के अंदर हमें एक जोन चाहिए, एक एरिया चाहिए, एक वॉल्यूम चाहिए कि जिसके अंदर हम डायफ्रैक्शन पैटर्न जो है उसको ऑब्जर्व कर सकें। तो ब्रिलियन जोन जो है is that area, ये वो एरिया या वॉल्यूम है इन 3D के अंदर वॉल्यूम है इन रेसिप्रोकल लैटिस स्पेस, इन ए रेसिप्रोकल लैटिस स्पेस, किसी रेसिप्रोकल लैटिस स्पेस के अंदर दैट कंटेन्स ऑल द वेव वेक्टर्स, दैट कंटेन्स ऑल द वेव वेक्टर्स दैट सेटिस्फाई, कि जो सेटिस्फाई करते हैं ब्रैग्स डायफ्रैक्शन कंडीशन, ब्रैग्स डायफ्रैक्शन कंडीशन। ठीक है जी, जो ब्रैग डायफ्रैक्शन कंडीशन को स्टडी, यानी कि ब्रिलियन जोन एक ऐसा एरिया है
किसी रेसिप्रोकल लेटस में या वॉल्यूम है जिसके अंदर तमाम वेव वेक्टर्स जो हैं वो डायफ्रैक्शन की कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं, यानी कि डायफ्रैक्शन जो हो रही होती है उसको सेटिस्फाई करते हैं। तो any wave vectors outside this region is equivalent to some other vectors inside। तो इसके बाहर कोई भी जो वेक्टर है, any vector outside this region, कोई भी वेक्टर जो इस रीजन से आउटसाइड है is equivalent to some vector inside is equivalent to the some vector inside। यानी कि जो बाहर वेक्टर अगर इस रीजन के आ रहा है तो बिल्कुल वो उसी तरह का वेक्टर होगा जो इस रीजन के अंदर है। तो in order to simplify the treatment of a wave motion, in order to simplify, जब आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ वेव मोशन, अब जाहिर बात है ये डायफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ये सारी क्या है, ये वेव की प्रॉपर्टीज हैं। तो आप वेव मोशन ही देख रहे हैं इन ए क्रिस्टल के अंदर। तो अ जोन इन के स्पेस इज डिफाइंड, अ जोन इन के स्पेस रेसिप्रोकल लेटिस की स्पेस है। अ जोन इन के स्पेस इज डिफाइंड। तो जो जोन है आपके पास के स्पेस के अंदर उसको हम डिफाइन करते हैं विच फॉर्म्स द फंडामेंटल पीरियोडिक रीजन, विच फॉर्म्स द फंडामेंटल पीरियोडिक रीजन, जो कि फॉर्म करता है एक फंडामेंटल पीरियोडिक रीजन को, such that the frequency or energy, इस तरह, such that the frequency or energy, कि अगर इसमें कोई फ्रिक्वेंसी या जो एनर्जी है फॉर ए के आउटसाइड दिस रीजन, फॉर ए के आउटसाइड दिस रीजन, उस के लिए जो आउटसाइड हो इस रीजन से, मे बी डिटर्मिन्ड फ्रॉम वन ऑफ दोज, मे बी डिटर्मिन्ड बाय वन ऑफ दोज। तो इसको आप डिटर्मिन कर सकते हैं फ्रॉम वन ऑफ दोज इन इट, जो कि इसके अंदर ही हों, यानी कि जो बाहर वाले हैं उनकी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी से ही जो इसके अंदर हैं उनको हम जो है फाइंड करें। दिस रीजन इज नोन एज ब्रिलियन जोन। तो फिर इस रीजन को, दिस रीजन इज नोन एज ब्रिलियन जोन। तो अब ज़रा इसको समझते हैं ब्रिलियन जोन को। तो ब्रिलियन जोन एक ऐसा एरिया है कि जो रेसिप्रोकल लैटिस स्पेस में होता है, जिसके अंदर तमाम वेव वेक्टर्स होते हैं जो कि डायफ्रैक्शन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं, और कोई भी वेक्टर जो आउटसाइड हो इस रीजन के वो इक्वलेंट होता है उस वेक्टर के जो इसके इनसाइड है। तो अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं जो वेव मोशन ट्रीटमेंट है क्रिस्टल के अंदर, तो जोन जो के स्पेस के अंदर आप डिफाइन करते हैं वो फॉर्म करता है एक पीरियोडिक रीजन। जाहिर बात है फंडामेंटल पीरियोडिक, क्योंकि जो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर होता है वो पीरियोडिक होता है।
तो सच दैट इसकी फ्रिक्वेंसी या एनर्जी किसी के आउटसाइड के लिए दिस, अब कोई के वेक्टर अगर इस ब्रिलियन जोन से आउटसाइड है तो उसकी फ्रिक्वेंसी या एनर्जी जो है उसको आप डिटरमिन कर सकते हैं वन ऑफ दोज उन्हीं के वेक्टर से जो कि इसके अंदर है, ठीक है। यानी कि बाहर वाले वेक्टर की फ्रिक्वेंसी और एनर्जी अंदर वाला वेक्टर जो ब्रिलियन जोन के अंदर है उसकी मदद से फाइंड की जा सकती है। तो समटाइम्स कॉल्ड द फर्स्ट और द सेंट्रल ब्रिलियन जोन, तो इसको हम बाद दफा समटाइम्स वी कॉल इट, बाद दफा हम इसे कहते हैं फर्स्ट और द सेंट्रल ब्रिलियन जोन, फर्स्ट और द सेंट्रल ब्रिलियन जोन। पहला या सेंट्रल ब्रिलियन जोन का नाम इसको हम देते हैं। इट इज़ यूजली पॉसिबल टू स्ट्रिक्ट अटेंशन टू द के वैल्यूज इनसाइड द जोन, तो ये पॉसिबल है कि आप बाहर वाली के वैल्यूज़ के ऊपर गौर ना करें, आप सिर्फ जो इनसाइड के वैल्यूज़ हैं उनको ही गौर करें, उन्हीं के ऊपर। इट इज़ यूजली पॉसिबल, क्योंकि हम बाहर और अंदर वाली वालियों को आपस में रिलेट कर सकते हैं, तो ये भी पॉसिबल है टू रिस्ट्रिक्ट अटेंशन टू के वैल्यूज, टू रिस्ट्रिक्ट अटेंशन टू के वैल्यूज, क्या आप अपनी अटेंशन जो है वो उन के वैल्यूज के ऊपर रखें इनसाइड द जोन, जो कि जोन के अंदर है, इनसाइड द जोन, क्योंकि बाहर वाली और अंदर वाली इस जोन के अंदर वैल्यूज, उनकी फ्रिक्वेंसी और ये वो चीज़ें जो हैं वो आपस में रिलेटेड है, ठीक है जी। तो डिसकंटिन्यूस अकर ओनली इन द बाउंड्रीज, तो डिसकंटिन्यूस है, अब जाहिर बात है एक जोन एक वॉल्यूम आपने डिफाइन कर दिया जिसके अंदर जितने के वेक्टर्स आपके इंक्लूड हो रहे हैं वो डायफ्रैक्शन की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो उसको हम कह रहे हैं कि दैट इज द ब्रिलियन जोन, वो एक ब्रिलियन जोन है। तो हमारे पास जो डिसकंटिन्यूटिज हैं, डिसकंटिन्यूटिज, तो डिसकंटिन्यूटिज जो है हमारे पास अकर्स ओनली ऑन द बाउंड्रीज, वो अकर करती हैं ओनली ऑन द बाउंड्रीज, यानी कि उस एरिया की बाउंड्रीज के ऊपर होती हैं। तो अगर जोन जो है, इफ़ द जोन इज़ ए रिपीटेड इनडेफिनेटली, अगर जोन जो है उसको इनडेफिनेटली वो रिपीट करे, इफ़ द जोन repeated indefinitely, तो अगर जोन अपने आप को इनडेफिनेटली रिपीट करे तो ऑल के स्पेस विल बी फिल्ड, तो ऑल के स्पेस विल बी फिल्ड, तो फिर सारी के स्पेस जो है वो फिल्ड हो जाएगी। यानी कि अगर इनडेफिनेटली जो है वो इसको रिपीट करे, लेकिन अगर डेफिनेटली कर रहा है तो फिर नहीं। तो इनडेफिनेटली का ये मतलब होता है कि जिसका कोई एंड नहीं होता, कोई फिक्स नहीं होता, तो या ना कोई टाइम लिमिट होती है इसके अंदर,
ठीक है जी। तो ये उस तक जो है अगर ये हो तो फिर तमाम के स्पेस, यानी कि जब वो रुक ही नहीं रही चीज़ तो तब ये तमाम स्पेस जो है उसको फिर फिल कर देगा। समटाइम्स इट इज़ आल्सो कन्वीनियंट टू डिफाइन लार्जर फिगर्स। तो बाद दफ़ा जो है समटाइम्स it is also convenient, ये convenient होता है to define larger figures, to define larger figures के जो बड़ी फिगर्स हैं आप उनको डिफाइन कर सकते हैं विद सिमिलर प्रॉपर्टीज, विद सिमिलर प्रॉपर्टीज विच आर द कम्बिनेशन, विच आर द कम्बिनेशन, जो कि हमारे पास कम्बिनेशन है ऑफ द फर्स्ट जोन एंड द पोर्शन ऑफ द फर्स्ट जोन एंड द पोर्शंस, पहला जोन और जो पोर्शंस हैं of those formed at the replication, formed at the replication, replication का मतलब है कि उसकी copies, these are referred to the higher Brillouin zone। तो इनको हम कहते हैं higher Brillouin zone, these are referred to higher Brillouin zones। तो समटाइम्स जो है ये हमें लार्ज फिगर्स को अगर डिफाइन करना हो जिसमें सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हों, यानी कि एक ही तरह की खसूसियात हों, जो कि कम्बिनेशन हो पहले जोन का और जो जोन फॉर्म कर रहे हैं उस पहले जोन की रेप्लिकेशन में, यानी कि उसी की वजह से और बहुत सारे जोन जो, तो इसको हम कहते हैं कि ये एक हायर ब्रिलियन जोन है। इसको एक हायर ब्रिलियन जोन का नाम जो है वो हम देते हैं। तो फर्स्ट ब्रिलियन जोन एक ऐसा रीजन है कि जो रेसिप्रोकल स्पेस के अंदर है, दैट इज यूजुअली डिस्क्राइब बाय द विग्नर साइज सेल। तो फर्स्ट ब्रिलियन जोन जो होता है, द फर्स्ट ब्रिलियन जोन, तो पहला जो ब्रिलियन जोन है इज ए रीजन इन ए रेसिप्रोकल स्पेस, is a region in a reciprocal space। तो ये एक रीजन है किसी रेसिप्रोकल स्पेस के अंदर, दैट इज यूजुअली डिस्क्राइब्ड, दैट इज यूजुअली डिस्क्राइब्ड बाय द विग्नर, जिसको कि हम डिस्क्राइब करते हैं विग्नर साइज सेल से। विग्नर साइज सेल जो होता है वो मुख्तलिफ लाइनें काट कर जो लेटस के अंदर बनाया जाता है उसको हम विग्नर साइज सेल जो है कहते हैं ऑफ रेसिप्रोकल लेटस, ऑफ द रेसिप्रोकल लेटस, रेसिप्रोकल लेटस का, especially for high symmetry lattices, especially for high symmetry lattices।
जिसमें कि हाई सिमेट्री के लेटेसेस आ जाते हैं, एंड इफ़ इट इज़ यूज टू कंटेन ऑल द अलाउडेड क्वांटम वेव स्टेट्स, और अगर एंड इफ़ इट इज़ यूज्ड, और इसको अगर हम यूज़ करें टू कंटेन जो कि कंटेन कर रहा हो ऑल द अलाउड क्वांटम स्टेट्स, तमाम अलाउड क्वांटम स्टेट्स को ऑफ द क्रिस्टल। तो फर्स्ट ब्रिलियंट जोन जो है ये एक ऐसा रीजन है रेसिप्रोकल स्पेस के अंदर जिसको यूजुअली हम डिस्क्राइब करते हैं एक विगनर साइज सेल से किसी रेसिप्रोकल लेटस के, जो स्पेशली होता है फॉर हाई सिमेट्री लैट्रिसेस, और ये यूज़ होता है कंटेन करने के लिए तमाम क्वांटम स्टेट्स को जो अलाउड होती है। अब तमाम क्वांटम स्टेट वो जिनके लिए क्वांटम नंबर्स NL ML MS जो है वो सेटिस्फाई कर रहे होते हैं, यानी कि पाली एक्सुलियन प्रिंसिपल जो है वो जिसके लिए सेटिस्फाई कर रहा होता है, तो वो तमाम क्वांटम स्टेट्स जो हैं ये उनको अपने अंदर समो लेता है, उनको अपने अंदर ले लेता है। तो ब्रिलियंट जोन गिव्स ए क्लियर ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन। तो ब्रिलियंट जोन जो होता है द ब्रिलियंट जोन, तो ब्रिलियंट जोन जो है गिव्स ए क्लियर, ये देता है आपको एक क्लियर ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन, यानी कि डिस्क्राइब करता है यहाँ आपको क्लियर ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन देता है ऑफ द डायफ्रैक्शन कंडीशन, डायफ्रैक्शन कंडीशन का, और वो हमें पता है कि बराबर होती है 2k.G इज इक्वल टू G, इसके बराबर होती है ये डायफ्रैक्शन कंडीशन। इसकी आपको क्लियर पिक्चर जो है वो देता है। तो अब जो फर्स्ट ब्रिलियंट जोन है आपके पास, तो द फर्स्ट ब्रिलियंट जोन फॉर ए पॉइंट इन ए लेटस, तो फर्स्ट ब्रिलियंट जोन जो कि पॉइंट है किसी लेटस के अंदर is the set of points that are closer to the point, is the set of points that are closer to the point। तो ये फर्स्ट पॉइंट होगा कि जो क्लोजर होगा पॉइंट के, then the Bragg plane of any point, then the Bragg plane of any point। तो फर्स्ट ब्रिलियंट जोन जो है ये आपके पास एक पॉइंट है एक लेटस के अंदर जो बेसिकली कि सेट ऑफ वो तमाम पॉइंट्स हैं कि जो इस पॉइंट के क्लोजर होंगे। जब आपके पास प्लेन होगी किसकी, ब्रैग प्लेन यानी कि डायफ्रैक्शन की प्लेन होगी। तो सेकंड ब्रिलियंट जोन इज डिफाइंड एज एक्सक्यूज मी, द सेकंड ब्रिलियंट जोन इज डिफाइंड एज, तो सेकंड ब्रिलियंट जोन जो है इसको हम डिफाइन कर सकते हैं
the set of points that can be reached from the first brilliant zone. The set of points that can be reached from फर्स्ट ब्रिलियन BZ मैं कह दूंगा इसको मुहफ़्फ़फ़ में ब्रिलियन जोन, जो कि फर्स्ट ब्रिलियन जोन से आ रहे हैं। by crossing crossing only one Bragg plane. तो सेकंड ब्रिलियन जोन जो है इसको हम डिफाइन करते हैं एज ए सेट ऑफ पॉइंट्स दैट कैन रीच फ्रॉम द फर्स्ट ब्रिलियन जोन बाय क्रॉसिंग ओनली वन ब्रैग प्लेन। यानी कि वो पॉइंट जो फर्स्ट सेकंड के अंदर आ जाते हैं किसी भी ब्रैग प्लेन को क्रॉस करते हुए। दिस कैन बी जनरलाइज टू डिफाइन द nth ब्रिलियन जोन। अब इससे आप nth ब्रिलियन जोन जो है उसको डिफाइन कर सकते हैं। दिस कैन बी जनरलाइज्ड, तो इसको आप जनरलाइज कर सकते हैं टू डिफाइन nth ब्रिलियन जोन, BZ यानी कि ब्रिलियन जोन। nth ब्रिलियन जोन को डिफाइन कर सकते हैं एज द सेट ऑफ पॉइंट्स नॉट इन द प्रीवियस जोन्स, एज द सेट ऑफ points not in the previous zones, जो कि वो सेट्स ऑफ पॉइंट्स हैं जो कि प्रीवियस जोन्स के अंदर नहीं है। दैट कैन बी रीच फ्रॉम, दैट कैन बी रीच्ड फ्रॉम, जो कि आप तक पहुंचते हैं 1n-1 nth zone by crossing one and only one Bragg plane, one and only one Bragg plane। तो फर्स्ट सेकंड को जब आप डिफाइन कर लेते हैं ब्रिलियन जोन्स को, तो फिर आप जनरलाइज कर सकते हैं ब्रिलियन जोन्स को। तो जब जनरलाइज करेंगे तो आप डिफाइन करेंगे nth ब्रिलियन जोन, जो कि सेट ऑफ पॉइंट्स होंगे जो कि प्रीवियस जोन्स के अंदर नहीं होंगे, लेकिन ये रीच कर सकते हैं फ्रॉम 1n-1 जोन बाय क्रॉसिंग ओनली एंड ओनली वन ब्रैग प्लेन, किसी एक ब्रैग प्लेन को क्रॉस करके। तो अब हम देखते हैं कि ब्रैग प्लेन जो है ये क्या होती है। तो अ ब्रैग प्लेन फॉर टू पॉइंट्स इन ए लेटस, अ ब्रैग प्लेन फॉर टू पॉइंट्स इन ए लेटस। तो ब्रैग प्लेन जो है, जो दो पॉइंट्स हैं इन ए लेटस, is the plane ये एक ऐसी प्लेन है which is perpendicular, जो कि perpendicular है to the line between two points, to the line between two points। उस लाइन के परपेंडिकुलर है कि जो आपके पास दो पॉइंट्स हैं, एंड पासेस थ्रू द बाइसेक्टर,
and passes through the bisector, और ये पास करती है उसके बाइसेक्टर से ऑफ दैट लाइन, इस लाइन के जो दो उन पॉइंट्स के दरमियान होती है। यहां हम कह सकते हैं कि द ब्रैग प्लेन इज अ प्लेन द ब्रैग प्लेन इज अ प्लेन, कि ब्रैग प्लेन एक प्लेन है इन ए रेसिप्रोकल स्पेस, इन ए रेसिप्रोकल स्पेस, एक रेसिप्रोकल स्पेस के अंदर, विच बाइसेक्ट्स द रेसिप्रोकल लेटेस्ट वेक्टर जी, विच बाइसेक्ट्स द रेसिप्रोकल लेटेस्ट वेक्टर जी। यानी कि एक ऐसी प्लेन है कि जो रेसिप्रोकल लेटेस्ट वेक्टर को लेटेस्ट स्पेस के अंदर बाइसेक्ट करती है। अब जो पीरियोडिसिटी होती है वेव फंक्शन की, पीरियोडिसिटी, क्योंकि हम डिफ्रैक्शन पैटर्न देख रहे होते हैं तो वेव्स आ रही होती हैं, और क्वांटम मैकेनिकली हम वेव्स को वेव फंक्शन से डिस्क्राइब करते हैं। तो पीरियोडिसिटी ऑफ वेव फंक्शन, यानी कि बार बार वो जो वेव फंक्शन या क्वांटम स्टेट्स आ रही होती हैं, मैंडेट्स ऑल यूनिक इंफॉर्मेशन, मैंडेट्स ऑल यूनिक इंफॉर्मेशन, तो वो सारी वो इंफॉर्मेशन दे देता आपको, वो इज कंटेन्ड विद इन द फर्स्ट ब्रिलियन जोन, इज कंटेन्ड इन द फर्स्ट ब्रिलियन जोन, जो कि पहले ब्रिलियन जोन के अंदर होती है। यानी कि बेसिकली ब्रिलियन जोन के अंदर जो है वो आपके पास सारी इंफॉर्मेशन जो क्वांटम स्टेट्स की होती है वो आ जाती है, क्योंकि क्वांटम स्टेट की फॉर्म में वहाँ पर वेक्टर्स जो हैं वो आपके पास होते हैं, क्योंकि डायफ्रैक्शन पैटर्न देख रहे हैं। अब हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रिलियन जोन। ये सारी तो हमने थ्योरी पढ़ी है ना, ब्रिलियन जोन को हम कंस्ट्रक्ट किस तरह करते हैं, अब ये देखते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिलियन जोन, BZ कह रहा हूँ मैं ब्रिलियन जोन को। तो नंबर 1 इसको किस तरह आप कंस्ट्रक्ट करते हैं, सिलेक्ट ए वेक्टर G, सिलेक्ट ए वेक्टर G, यानी कि रेसिप्रोकल लेटेस्ट वेक्टर G को सिलेक्ट करें फ्रॉम ओरिजिन से टू रेसिप्रोकल लेटेस्ट पॉइंट, ओरिजिन से रेसिप्रोकल लेटेस्ट पॉइंट तक नंबर 1 के ऊपर पहले वेक्टर सेलेक्ट करें। नंबर 2 कंस्ट्रक्ट ए प्लेन, नंबर 2 कंस्ट्रक्ट ए प्लेन, एक प्लेन जो है उसको कंस्ट्रक्ट करें नॉर्मल टू दिस वेक्टर, नॉर्मल टू दिस वेक्टर, जो इस वेक्टर G के नॉर्मल हो, इसके एक प्लेन जो है वो कंस्ट्रक्ट करें एट इट्स मिड पॉइंट, इसके मिड पॉइंट पे, एट इट्स मिड पॉइंट, यानी कि प्लेन के मिड पॉइंट के ऊपर इसको कंस्ट्रक्ट करें जो कि नॉर्मल हो। दिस प्लेन फॉर्म ए पार्ट ऑफ जोन बाउंड्री, दिस प्लेन, तो ये प्लेन जो है ये फॉर्म करेगी, फॉर्म ए पार्ट
एक पार्ट जो है ऑफ जोन बाउंड्री, जोन की बाउंड्री का। उसके बाद तीसरा नंबर पर पहले वेक्टर सेलेक्ट करें, फिर प्लेन बनाएं जो कि नॉर्मल हो। कलेक्शन ऑफ मैनी दीज प्लेन्स, कलेक्शन ऑफ मैनी दीज प्लेन्स, तो बहुत सारी कलेक्शन आप लेंगे इस तरह की प्लेन्स की। इनक्लोज फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनक्लोज फर्स्ट सेकंड थर्ड, जिसके अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड सो ऑन ब्रिलियन जोन आ जाएंगे। ठीक है जी। तो ये फिर एक देखिए हमारे पास प्लेन है, हमने कंस्ट्रक्ट की, ये किस पर की, ये वेक्टर जी है, इसके नॉर्मल हमने प्लेन ले ली, ये वेक्टर के है। ठीक है, ये ओरिजिन है। अब इसका यहाँ पे ये आधा है, ये g/2 है। तो फॉर ब्रिलियन जोन g वेक्टर इज हाफ, तो फॉर ब्रिलियन जोन g वेक्टर इज हाफ। तो ब्रिलियन जोन के अंदर अब g वेक्टर जो है वो हाफ है। ये यहाँ से एंगल कोई अल्फा आ रहा है, तो k डॉट g/2 दैट इज इक्वल टू 1/2 k डॉट g के बराबर हो जाएगा। तो इस फिगर के अंदर अगर हम देखें तो कॉज ऑफ अल्फ़ा जो है वो मेरे पास आ जाएगा g/2 डिवाइडेड बाई k के बराबर। तो यहाँ पर वैल्यू रखें 1/2 k डॉट g को खोल लें तो k कॉज ऑफ अल्फ़ा g आ जाएगा। इसके अंदर 1/2 वैल्यू रख दें, ये वाली जो निकाली है कॉज ऑफ अल्फ़ा की, तो ये आ जाएगा g/2 g। तो ये हो जाएगा हमारे पास ये 4k डॉट g/2 दैट इज़ इक्वल टू g स्क्वेयर, ये g स्क्वेयर के बराबर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2k डॉट g इज़ इक्वल टू g स्क्वेयर विच इज़ अ थर्ड डायफ्रैक्शन कंडीशन। ये अब कौन सी है, विच इज़ थर्ड डायफ्रैक्शन कंडीशन, जो कि हमारे पास थर्ड डायफ्रैक्शन कंडीशन है। तो अब जो हमारे पास जनरल रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर होता है, द जर्नल रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, तो हमारे पास जो जनरल रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर होता है फॉर द इंटीग्रल्स h k एंड l, इनके लिए होता है ये g आपने लिखा हुआ है कि h p1 प्लस k b2 प्लस l b3। तो अब आप देख लें कि ब्रिलियन जोन आपने पहले वेक्टर g सेलेक्ट किया, उसके नॉर्मल एक प्लेन बनाई, ठीक है, और ये एक ऐसा ब्रिलियन जोन है कि जिसके अंदर पहला दूसरा तीसरा सारे ब्रिलियन जोन जो हैं वो आ जाते हैं। अब हम इससे आगे जो है वो स्टडी करेंगे ब्रिलियन जोन फॉर सिंपल क्यूबिक लेटस और ब्रिलियन जोन फॉर FCC, इन सब के लिए, और फिर मोनोटॉमिक लेटसेस के लिए ब्रिलियन जोन जो हैं उनको देखेंगे, और फिर ओब्लीक लेटस के लिए इन ब्रिलियन जोन्स को हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अभी हम यहाँ पर इसको स्टॉप करते हैं लेक्चर को। तो सबसे पहली बात तो ये है कि
अब यहाँ पर कि वाई वी नीड ब्रिलियंट जोन्स, ठीक है जी, ये भी एक क्वेश्चन है। हमें क्रिस्टल के अंदर ब्रिलियंट जोन्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो दैट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो ब्रिलियंट जोन्स जो हैं ये एसेंशियल होते हैं सॉलिड स्टेट फिज़िक्स के अंदर, बिकॉज ये प्रोवाइड करते हैं आपको सिस्टमैटिक वे ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि क्या आपके पास बिहेवियर इलेक्ट्रॉन्स या फोनॉन्स का या वेव लाइक फिनोमेना जो क्रिस्टल सॉलिड्स के अंदर है। क्योंकि बेसिकली कोई भी स्ट्रक्चर होता है जो उसके लिए क्वांटम मैकेनिक्स ही आपको यूज़ करनी पड़ती है, इलेक्ट्रॉन्स को देखना पड़ता है, फोनॉन्स को देखना पड़ता है। तो ब्रिलियंट जोन जो है इसकी मदद से आप जो है जो एनर्जी लेवल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन के, फॉरबिडन और अलाउड एनर्जी लेवल्स इलेक्ट्रॉन के क्रिस्टल लेटस के अंदर, उनको स्टडी कर सकते हैं। फिर जो जोन रिप्रेजेंट करता है यूनिक सेट ऑफ वेक्टर जो कि के पॉइंट्स होते हैं, जिनको कि इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन डिस्क्राइब कर रहे होते हैं पीरियोडिक क्रिस्टल में, उसकी मदद से आप इसको देख लेते हैं। फिर सिंप्लीफिकेशन इसकी करते हैं यूजिंग सिमेट्रिक क्रिस्टल, जो पीरियोडिक स्ट्रक्चर्स होते हैं और जो उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं इलेक्ट्रॉन्स या वेव्स की किसी ब्रिलियंट जोन के अंदर, ये रेप्लिकेटेड होते हैं तमाम के अंदर। तो इसकी मदद से फिजिक्स जो है फोकस कर पाते हैं कि जो फर्स्ट ब्रिलियंट जोन है उसकी कैलकुलेशन क्या है, तो उसी के मुताबिक वो सेकंड थर्ड की कैलकुलेशंस भी कर लेते हैं। उसके बाद इसका रिलेशन होता है रेसिप्रोकल स्पेस से। ब्रिलियंट जोन जो हैं ये रीजन्स होते हैं जो कि रेसिप्रोकल स्पेस के अंदर होते हैं या स्पेस ऑफ वेव वेक्टर्स में होते हैं, और ये फंडामेंटल होते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए डायफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स को क्रिस्टल्स के लेटस के अंदर, जैसे एक्स रेज हो गई या इलेक्ट्रॉन्स होगी। इसके अलावा इसकी जो एप्लीकेशंस हैं, इसकी इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ हैं, ये यूज़ होते हैं टू प्रिडिक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टिविटी, सेमीकंडक्टर बिहेवियर और बैंड गैप्स ऑफ मटेरियल के लिए। फोनॉन्स ब्रिलियंट जोन जो है ये डिस्क्राइब करते हैं वाइब्रेशनल मोड्स, फोनॉन्स के जो लेटेस्ट के अंदर जो वाइब्रेशनल मोड्स होते हैं उनको फोनॉन्स कहते हैं, जो कि एसेंशियल होते हैं हीट कैपेसिटी और थर्मल कंडक्टिविटी के लिए। फिर डेंसिटी ऑफ स्टेट, इनकी मदद से आप जो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक या वाइब्रेशनल स्टेट्स होती है मटेरियल की वो कैलकुलेट कर लेते हैं। और फंडामेंटल मोड जो एजेस होते हैं ब्रिलियंट जोन के, ये कारस्पॉन्ड करते हैं बाउंड्रीज़ के किसी के स्पेस में जहाँ पे जो फिनोमेना है जैसे ब्रैग रिफ्लेक्शन अकर करती है और इफेक्ट करती है हाउ वेव्स प्रोपगेट थ्रू अ क्रिस्टल। तो समरी में अगर कहें तो ब्रिलियंट जोन जो है ये बड़े क्रिटिकल हैं इन अंडरस्टैंडिंग और मॉडलिंग के लिए जो फंडामेंटल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं मटेरियल की उनकी। तो ये सर्व करते हैं एज ए फाउंडेशन फॉर मैनी थ्योरीज एंड कैलकुलेशन इन सॉलिड स्टेट फिजिक्स, मटेरियल साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी। यानी कि इनके बगैर नहीं आप स्टडी कर सकते नैनो टेक्नोलॉजी को, फिज़िकल साइंसेस, सॉलिड स्टेट फिज़िक्स को और मटेरियल साइंस को। तो अब कल फिर आपको मैं अगले जो है SCC, FCC, सिंपल क्यूबिक उनके ब्रिलियंट जोन कैलकुलेट करने दिखाऊंगा। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।